कोल्ड वॉर के बाद जिस तरीके का एक कंफर्ट जोन था सबके लिए, वो अब खत्म हो गया है। और जो ताकतवर रहेगा वही राज करेगा, तो हर कोई ताकतवर बनना चाहेगा, तो हर कोई अपनी रणनीति अब उसी हिसाब से बदलेगा। और जो अमेरिका जो सुपर पावर था, सबसे डेवलप कंट्रीज था, उसका एक गंदा चेहरा भी निकल के सामने आ गया है, तो लोग उस हिसाब से अपने आप को पोजिशनिंग भी करेंगे। अजय श्रीवास्तव सर। जी लक्ष्मण जी, आपको अपना क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा कि जो अभी जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात अभी नरेंद्र तनेजा साहब कर रहे थे, ऐसे में भारत जैसे देशों की रणनीति क्या रहनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमें बहुत लंबे समय की अस्थिरता के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसका दो रीजंस हैं। पहला, जिस तरह से बातें हो रही हैं आजकल, शांति वार्ता की बातें हो रही हैं, उसमें दो बातें हैं। गल्फ के कंट्री कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ईरान जो है उसको ओमान के साथ मिलके, दो कंट्री मिलके सारा जो ऑयल सऊदी का है, ओमान का है, कतर का है, लेकिन सारे जो उसका सेस है वो कलेक्ट करेगा ईरान। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा किसी हालत में, नंबर वन। नंबर टू, अगर जो करंट परिस्थितियां हैं उसमें अगर चलता है आगे, तो अमेरिका का काफ़ी हद तक दबदबा गल्फ कंट्रीज में ख़त्म हो जाएगा। वो अमेरिका नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि ना गल्फ कंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे, ना अमेरिका एक्सेप्ट करेगा। तो अभी भले ही टेम्परेरी पीस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें लंबे समय तक ये अस्थिरता का दौर चलेगा। और हमें क्या करना है, तो हमारे लिए दो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। पहले तो अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एंगल छोड़ दें, अगर ये छोड़ दें कि करीब 50 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस इन कंट्रीज से आता है, तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ऑयल है। तो जो आज क्या है, हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका 90% इम्पोर्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्ट करते हैं उसका 80% दो जगह से आता है। उसमें से सबसे बड़ी जो शेयर है वो वेस्ट एशिया का है, गल्फ रीजन का है, और उसके बाद में रशिया का है। दोनों मिलाकर जो है 80% हमारा इंपोर्ट वहां से आता है। दोनों जगह जो है हमारे लिए अस्थिर हो गई हैं। तो सबसे पहले इंडिया को अपना जो ऑयल इंपोर्ट की जो बात है उसको स्थिर करना पड़ेगा। उसके लिए दो तीन काम करने पड़ेंगे। पहला तो ये, हमको यूएस का प्रेशर टोटली इग्नोर करना पड़ेगा। रशिया के साथ हमें हाथ बढ़ाकर 20 साल 50 साल के लिए ऑयल एक पर्टिकुलर प्राइस में लेने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एश्योर करना पड़ेगा कि हम लेते रहेंगे, और कोई भी किसी तरह की अगर थ्रेट आती है हमें, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। पहला तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, वेस्ट एशिया के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। वो बड़ी पावर्स वहाँ गेम कर रही हैं। हम केवल अपने आप को ठीक कर सकते हैं, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं रशिया से, और एक दो जगह से बात करके लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बस। ये ऑयल कॉन्ट्रैक्ट और ऑयल सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती एक रहने वाली आने वाले दिनों में। इसमें मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपको मैं जोड़ूंगा कि ये ऑयल एक पहलू रहेगा, बाकी दूसरे मामलों में, चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, आपसे रिलेशन बनाने का मामला हो, या फिर खुद की सिक्योरिटी का मामला हो, उसमें ही बदलाव आएगा। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि जो धीरे धीरे लगातार परिवर्तन हो रहे थे, लगभग 3 दशक से शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद, अ, उन चीजों में परिवर्तन में और तेजी आने वाली। तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में हमने हमेशा देखा कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका को हम सुपर पावर मानते थे, और लगातार बहस चल रही थी कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है उसके अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व का। उसमें भी जो विश्वसनीयता है, उसमें बड़ी चोट आई है इस युद्ध में, क्योंकि आपने देखा कि उनके दोस्त देशों की प्रतिक्रिया एक के बाद एक सामने आई, और खुलकर उन्होंने समर्थन नहीं किया राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीति का। और कुछ हद तक उसका प्रभाव नाटो, जो सैन्य संगठन सबसे बड़ा दुनिया में सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है, उसमें भी आप देखेंगे कि सदस्यता बढ़ी थी एक समय में 12 से 32 तक। वहां भी अंदरूनी थोड़ा सा बिखराव आता हुआ नजर आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्गीय ताकतें हैं, जिनमें भारत शामिल है, उनसे ज्यादा अपेक्षा होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि स्थिरता बनानी है, शांति बनानी है, चाहे वो बाजार की हो या राजनीति की हो, उसमें ये मध्यम वर्गीय ताकतें क्या कर सकती हैं। खासकर आपका सवाल जो ऊर्जा को लेकर है, उसको लेकर भी खासकर जिस तरह से चीन और भारत हैं,
जो बहुत बड़ा आयात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों का, वहां एक और तेजी से कोशिश होगी कि किस तरह से अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में, जिसे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, थोरियम का वो यूज करता है। उसके इस्तेमाल से हमारा यूरेनियम की जो निर्भरता हमारी है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे भारत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और न्यूक्लियर पावर जनरेशन को और ध्यान देगा कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो आयात पर निर्भरता है उसको कम किया जाए। और ये भी कोशिश करेगा कि एक तरह से अपनी स्वायत्तता को दिखाते हुए बार बार दबाव में ना आए, जिस तरह से भारत ने किया भी अभी हाल ही में कि रूस से लगातार तेल का आयात जारी रखा। हालांकि अमेरिका बहुत नाराज भी था इस बात को लेकर, फिर बाद में अमेरिका से भी आयात करना शुरू किया। तो डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं वो, और इंडिजनाइजेशन, ये मुझे लगता है कि अब भारत बहुत कोशिश करेगा इसकी ओर ध्यान बढ़ाए। हाँ, पूरी तरह से कोई भी देश ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार या राजनीति से प्रभावित ना हो। केवल कोशिश ये करनी होती है कि आपका बड़ी शक्तियों के साथ, दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ तालमेल ऐसा बना रहे कि वो आपस में इंटरडिपेंडेंस का एक माहौल बना रहे। वो चाहे व्यापार को लेकर हो, तकनीक के हस्तांतरण को लेकर हो, निवेश को लेकर हो, लोगों के आने जाने को लेकर हो। सभी तरह से भारत को ये कोशिश करनी होगी कि ऊर्जा पर जो बहुत ज्यादा निर्भरता हो चुकी है, वहां आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात हाँ सुनते हैं लगातार 2 या 3 दशकों से। हाँ, दरअसल ये पर्यावरण को लेकर जब दरअसल इस पे प्रोफेसर साहब मुझे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कई सारे मन में सवाल भी हैं और शंकाएं भी है। उस पर मैं आपके पास भी आऊंगा और नरेंद्र तनेजा साहब तो खैर इसके एक्सपर्ट ही हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अपने चर्चा में शामिल कर लेते हैं नरेश कौशिक साहब को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश कौशिक साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को, सीज फायर के बाद के डेवलपमेंट को आप कैसे आकलन कर रहे हैं? अब क्या होगा, यहाँ से चीजें किस तरह से बदलेंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया इस सीज फायर को कराने के लिए, और उनको ड्राफ्ट भी करके दे दिया कि या आप ये ट्वीट करेंगे, वो उन्होंने ट्वीट की। और उसके बाद वो ट्रम्प इतने ज्यादा डेस्परेट थे इस लड़ाई को रुकवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातें कर दी थी कि हम तो इनका बिल्कुल पूरी तरह से सभ्यता का ही विनाश कर देंगे। और उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा उनकी भर्त्सना हो रही है, तो किसी तरह इसको रुकवाना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से कहकर ईरान को मनवाया, और ईरान ने जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था वो उन्होंने उनके सामने रख दिया, और वो मान के उसको बेस बनाकर वो उन्होंने घोषणा भी कर दी, अपना ट्वीट भी कर दिया। उसके बाद जो ट्रंप के जो साथी हैं, वो, क्योंकि ट्रंप तो आप जानते हैं बिना किसी से पूछे ट्वीट करते हैं, सब फैसले अपने मन से लेते हैं। तो उनके जब साथियों ने ये देखा कि भाई ये तो इन्होंने क्या कर दिया, तो उनको समझाया कि भाई ये ईरान की ये शर्तें हम कैसे मान लें। तब फिर कल से फिर बौखलाहट शुरू हुई, तो उन्होंने फिर बातें बदलनी शुरू की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 10 सूत्री कार्यक्रम ठीक नहीं था। और फिर जो इजराइल ने उसमें जो सैबोटाज किया, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता, इजराइल के अभी मकसद पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ अमेरिका इससे निकलना चाहता है। तो उसके बाद ये हुआ कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला कल किया कि 200 से 250 के करीब लोग मारे गए, और आज भी उसने दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से को खाली कराने की चेतावनी अभी दी है कुछ देर पहले। और इजराइल के एक मंत्री ने आज ये पहली बार ये कहा है कि ये जो युद्ध विराम का जो फैसला है, ये गलती है, ये भूल है ट्रंप की। तो ये इजराइल की तरफ से सुनना, इससे ये मुझे ये संकेत मिलता है कि ये लड़ाई अभी खत्म होने नहीं जा रही। हो सकता है कि अमेरिका अलग हो जा जाए, रही है, और लेकिन जो इजराइल अपने दम हाँ पर इस लड़ाई को हो सकता है जारी रखे। हाँ बिल्कुल, लड़ाई अभी और खत्म नहीं इसके होने जा अलावा रही है। मुझे खत्म ऐसा हो भी लगता जाए है, तो जैसा कि नरेंद्र तनेजा साहब ने कहा था कि ये
कोल्ड वॉर जैसे हालात बने रह सकते हैं। और इजराइल ने कहा कि सीज फायर करना भूल थी ट्रंप की, और उससे एक दिन पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कि इजराइल नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, इजराइल इसमें इसमें सहमत नहीं था। तो एक कहीं ना कहीं इजराइल की भूमिका को लेकर हमेशा एक शक बना हुआ। लेकिन हम